अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुश बाश रहें, और अल्लाह पाक की रहमत भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर कायम और दायम रहे। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हैं, इनको ज़रूर सुनिएगा। आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर की है जसपाल सिंह ने, जो कि इंडिया में रहते हैं और वो इंडिया पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। जसपाल सिंह कहते हैं, आज मैं आपके साथ एक ऐसा खौफनाक वाक़या शेयर करने लगा हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी का सच्ची आप बीती कहानी है, जिसको मैंने अपनी आँखों से मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने देखा, जिसको देखने के बाद इंसान कुछ भी तसव्वुर कर सकता है कि इस दुनिया में ऐसी ऐसी मखलूक़ात हैं जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। जसपाल कहते हैं कि आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर कर रहा हूँ ये 2010 की है। 2010 की बात है। मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग हिल एरिया में गए और हम लोगों को बहुत ज़्यादा कैंपिंग करने का शौक़ था। तो कैंपिंग के लिए जब हम लोगों ने जाना था, हम लोगों की जो मेरी मिसेस थी और मेरे जो 3-4 फ्रेंड हैं, उनकी मिसेस ने भी कहा कि इस दफ़ा हम भी आप लोगों के साथ कैंपिंग के लिए जाएंगे। नहीं तो हम लोग हर साल किसी भी हिल स्टेशन पे ज़रूर जाया करते थे और उधर अपनी जो ये वेकेशंस होती थी, जो हम लोगों को अपने ऑफिस से छुट्टियां मिलती थी, हम उधर जाकर स्पेंड किया करते थे। हमने अपनी मिसेस को बहुत समझाया कि आप लोग उधर मत जाएं बच्चों के साथ, मतलब वो पहाड़ी इलाका है, उधर ठंड बहुत होती है। लेकिन हम लोगों की जो बीवी हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ज़रूर आप लोगों के साथ जाना है। जिस पे हम लोगों को आपस में एक प्लान बना। हम लोग 5 लोग थे, 5 हम फ्रेंड्स थे और 5 की बीवियाँ और हम लोगों के बच्चे भी साथ थे। वो कहते हैं कि हम लोग हिल स्टेशन पे जिधर गए थे, उस जगह का नेम मैं आपके साथ, इंडिया में वो जो जगह है, मैं उस जगह का नेम बिल्कुल मेंशन नहीं करूँगा। वो इंडिया का बहुत फेमस हिल स्टेशन है जहाँ पे ऐसे हॉरर वाक़यात इंसानों के साथ पेश आते हैं। जसपाल कहते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने अपना प्लान बनाया, हम लोग उधर गए। उधर जाकर बाकायदा हम लोगों ने कैंपिंग की। जिस जगह पे हम लोगों ने कैंपिंग की थी, वो कहते हैं कि वो जगह बहुत ज़्यादा वीरान थी और हम सब लोगों ने कहा कि इस जगह पे हम लोग इंजॉय करेंगे, यहाँ पे आबादी कम है। हम लोग उधर चले गए, हम लोगों ने अपने कैंप उधर लगाए। जसपाल कहते हैं कि पहले तो जो हम लोग खाना साथ लेकर गए थे, हम सब लोगों ने शाम के टाइम खाना खाया। उसके बाद हम लोगों ने आग जलाई। आग जलाने के बाद बाकायदा हम लोग एक उस आग के इर्द गिर्द बैठ कर हम लोग बातें करने लगे और बातें करते करते हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गए। रात 3-4 बजे का टाइम था। तो जसपाल कहते हैं कि जो मेरी मिसेस हैं, उन्होंने कहा कि उनको वॉशरूम यानी हाजत के लिए जाना है। तो मैंने अपने बच्चों को, हम लोगों के कैंप ज़रा फासले पे लगे हुए थे, मैंने अपने जो मेरे साथ मेरे 2 बच्चे थे, एक मेरी बेटी और एक बेटा, मैंने उन दोनों को कैंप में लिटाया क्योंकि सारे सामने ही बैठे हुए थे। और कैंप में लिटाने के बाद मैं अपनी बीवी को ले गया और उधर बैक साइड पे कुछ जगह बनी हुई थी जहाँ पे वो उनको मैं हाजत के लिए ले गया। मेरी मिसेस जैसे ही गई उधर, तो वो चली गई, थोड़ा आगे दरख्त के नीचे बैठ गई और मेरा जो फेस था, मेरी उनकी तरफ कमर थी और मेरा फेस कैंप की तरफ था। तो जसपाल कहते हैं कि मेरे ये देखकर रोंगटे खड़े हो गए कि जो मेरे बच्चों वाला कैंप है, उस कैंप के पास इतनी बड़ी, जिसका कद आसमान को छू रहा था, एक मखलूक खड़ी हुई थी जो कि मुसलसल कैंप के ऊपर झुकी हुई थी। उसको देखकर मेरी ऊंची सी चीख निकली, जिस पे मेरी बीवी बहुत ज़्यादा डर गई और उसने कहा, क्या हुआ, खैरियत है, आप ठीक तो हैं? जिस पे मैंने कहा, तुम जल्दी करो, इधर से जितनी जल्दी होता है उठो। मेरी मिसेस जल्दी से आई। हम लोग फ़ौरन, मैं कैंप की तरफ अपनी बीवी को छोड़ कर ही भाग गया और जैसे ही मैं कैंप की तरफ गया, मेरे भागते भागते मैंने अपने दोस्तों को कहा कि देखो पीछे क्या चीज़ खड़ी है। लेकिन मेरे ये बात कहते कहते वो चीज़ गायब हो चुकी थी। वो हम लोगों की फ़र्स्ट नाइट थी उधर। हम लोग 3-4 दिन के प्लान पर आए हुए थे। जसपाल कहते हैं कि मेरी जो हालत थी वो इस कदर ख़राब थी, मैं ये सोच रहा था कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना हो गया हो। मैं जल्दी से मैंने कैंप को खोला, मैं अंदर गया, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया कि मैंने ये चीज़ देखी है। उस चीज़ की जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। वो एक अजीबो-गरीब मखलूक थी जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। सारी रात मेरी टांगें कांपती रही, मैंने बहुत मुश्किल से रात गुजारी और जसपाल कहते हैं वो सारी रात अपने भगवान को याद करते रहे
और वो रात गुज़र गई। रात गुज़रने के बाद मैंने अपने दोस्तों से ये कहा कि हम लोग अब इधर रात बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, हम लोग इस जगह से मूव करके किसी और जगह पे चले जाएंगे जहाँ आबादी करीब हो। लेकिन जो मेरे सारे दोस्त थे वो सारे एक ही बात कर रहे थे कि हम सब लोग इकट्ठे हैं, तुम फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हो सकता है वो तुम्हारा वहम हो, जिस तरह काली रात होती है, रात में इंसान को ऐसे वहम हो जाते हैं, हम हिल स्टेशन पे हैं तो इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरे दोस्त मेरी इस बात को नहीं मान रहे थे, हत्ता कि मेरी मिसेस भी इस चीज़ को मानने पे एग्री नहीं थी। वो यही कह रही थी कि तुम्हारा जो दिमाग है वो हर टाइम यही सोचता रहता है कि हर जगह पे जिन वगैरह। जसपाल कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का पता लग जाता है जहाँ पे ये चीज़ें हों, जो फ़ौरन इल्म हो जाता है कि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है। ये सब लोग मेरी इस बात को इग्नोर कर रहे थे। खैर नेक्स्ट डे हम घूमते रहे। घूमने के बाद हम लोग दोबारा अपने कैंप वाली जगह पर आए, हमने दोबारा उधर कैंप लगाया। लेकिन इस दफ़ा ये सब लोग मेरी इस बात को, जसपाल कहते हैं कि मान गए। हम सारे इसी तरह रात को बैठ के बात कर रहे थे। अब लेकिन जो कैंप थे वो बिल्कुल हम लोगों के करीब थे, क्योंकि हम लोगों के जो बच्चे थे वो कैंप के अंदर सो गए थे, क्योंकि हम लोग रात तक बातें करते रहते थे सब आपस में बैठ के। तो मेरे दोस्त ने कहा कि एक अजीब सी आवाज़ आ रही है गुर्राने की, ये क्या चीज़ है, कहीं कोई जंगली जानवर ना हो और कोई ऐसी चीज़ ना हो। हम लोगों को ना अंदर अपने कैंप में चले जाना चाहिए, क्योंकि कैंप में इंसान चला जाए तो फिर भी हिफाजत में रहता है, और लाइट्स कैंप की बंद कर देनी चाहिए। लेकिन जो आवाज़ थी वो इतनी अजीब थी गुर्राने की कि उस आवाज़ के मुतालिक जसपाल कहते हैं कि पता नहीं वो क्या चीज़ थी जो वो गुर्रा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोगों ने अपनी जो मिसेस थी उनको कहा कि आप लोग अंदर चलो बच्चों के पास, हम लोग ज़रा चेक करें कि कहीं कोई जंगली जानवर, कोई शेर वगैरह, कोई इस तरह की कोई चीज़ ना हो, कोई भेड़िया ना हो। खैर हम लोग जसपाल कहते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने उनको अंदर कैंप में वो लोग लेटे तो थोड़ा सा हम लोग आगे गए तो जो आगे का मंज़र था वो नहायत वहशतनाक था। उसको देखकर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सी मखलूक थी, यानी कि शेप इंसान की तरह थी लेकिन चेहरा इंसान की तरह नहीं था। उसकी जो आंखें थी वो इतनी सुर्ख लाल थीं, वो जल रही थी अंधेरे में, और उसकी आंखों की जो रोशनी थी वो बाकायदा जो उसके आगे चीज़ पड़ी थी वो साफ़ दिखाई दे रही थी। जसपाल कहते हैं कि एक इंसानी नुमा जानवर मखलूक थी कोई, जिसका जिस्म जानवर की तरह, इंसान की तरह था और चेहरा जानवर की तरह था। उसके आगे कोई बहुत बड़ा सा एक जानवर पड़ा हुआ था जिसके पेट को वो नोच रहा था बुरे तरीके से और वो उनको खा रहा था। हमें यही लगा कि ये कोई जंगली है, ये कोई ऐसी मखलूक है, ये कोई आदमखोर मखलूक है, अगर इसने हमें देख लिया तो ये हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जसपाल कहते हैं कि हम लोगों ने उन्होंने अपने भगवान का नाम लिया, और वो कहते हैं कि वो अपने भगवान का नाम लेकर फ़ौरन वो उधर से निकले। वो कहते हैं हम लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ थीं, हम लोगों ने वो कैंप उधर ही छोड़े, वो बिस्तर उधर ही छोड़े, और अपनी जो बच्चे थे और अपनी बीवियों को ये कहा कि जल्दी से इधर से हम लोगों को मूव करना है, जो चीज़ इधर पड़ी है उनको पड़े रहने दो। जसपाल कहते हैं 2010 का ये वाक़या आज तक मेरे दिमाग में इस तरह छाया हुआ है कि मैं किसी हिल स्टेशन पे नहीं जा सकता, मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। मुझे ये लगता है कि हर जगह पे ये मखलूक वाकई है। पहाड़ों की उन वादियों में ऐसी मखलूक़ात जसपाल कहते हैं अपना वजूद रखती हैं। मैं इस चीज़ को दावे से कह सकता हूँ कि जो लोग कैंपिंग का शौक़ रखते हैं और वो पहाड़ी इलाकों में जाकर कैंपिंग करते हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसी जगहों पे ना खुद जाएँ, ना अपनी बीवी बच्चों को लेकर जाएँ, ना अपने दोस्तों के साथ जाएँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी चाहते हैं। जसपाल ये कहते हैं कि अगर उस दिन हम लोगों के पास अपनी कन्वेंस ना होती तो शायद उस रात हम लोग भी वापस ज़िंदा ना बचते और वहाँ से कभी भी वापस ना आते। ये एक स्टोरी थी जसपाल की जो उन्होंने इंडिया पंजाब से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जसपाल। और जसपाल कहते हैं कि मुझे आपके चैनल की स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैंने आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर की है। बहुत शुक्रिया। तो लिसनर्स, इस स्टोरी से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। जो लोग कैंपिंग का शौक़ रखते हैं वो खुदारा अपने बच्चों को और अपनी मिसेस के साथ कभी भी ऐसी जगहों पे मत जाएं। ऐसी जगहों पे ऐसे ख़तरनाक दरिंदे, ऐसी मखलूक़ात जिनके मुतालिक हम नहीं जानते। अल्लाह की बहुत सी मखलूक़ात हैं जो इंसानों के अलावा, जिन्नात के अलावा और फ़रिश्तों के अलावा भी होती हैं। ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ लाहौर से शेयर की है, और जिन्होंने ये शेयर किया है वो मियानी साहब कब्रिस्तान के एक गोरकन हैं जिनके साथ उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। वो कहते हैं कि जो मियानी साहब कब्रिस्तान है वो बहुत बड़ा है, और जिन्होंने ये स्टोरी शेयर किया वो अपना नेम मेंशन नहीं कर रहे।
वो कहते हैं कि आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर कर रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची एक खौफनाक कहानी है। ये जिस गोरकन ने ये कहानी मुझे सुनाई है उसने इस चीज़ का दावा किया है कि ये चीज़ भी अपना वजूद रखती है। वो कहते हैं कि मेरी उनके साथ दोस्ती है, उनके जिन्होंने ये स्टोरी शेयर किया है उनके कुछ रिलेटिव्स हैं जिनकी उधर कब्रें हैं, तो वो उस कब्रस्तान में जाते हैं। तो वहाँ आने जाने की वजह से वो जिस गोरकन के साथ उनकी दोस्ती हुई वो भी एक यंग लड़का है। वो कहते हैं कि मियानी साहब कब्रस्तान बहुत बड़ा है और इसके एक गोरकन नहीं है, इसमें कई गोरकन है, कहीं उस कब्रस्तान की हिफाजत करने वाले लोग हैं। सब लोग उधर मामूर होते हैं, हर हिस्से का एक अलग गोरकन है जो कि उस जगह की भी हिफाजत करता है, उन कब्रों की भी हिफाजत करता है और कब्रें बनाता भी है। वो कहते हैं कि कब्रस्तान का एक हिस्सा है ये जो वाक़या है जो अब वो मेरे साथ शेयर करें। वो कहते हैं 20-25 साल पुरानी ये बात है, लेकिन अब वो जगह हॉन्टेड ज़रूर है। अब उधर वो मखलूक नज़र नहीं आती, लेकिन वो एरिया वो जगह बहुत हॉन्टेड है। उस गोरकन ने मुझे ये बताया कि कब्रस्तान का वो जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा वीरान है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कब्रें हैं वो गिरी हुई हैं। जो वहाँ के उन कब्रों के लवाकिन हैं, जो उनके वर्सा हैं, वो लोग बिल्कुल भी उधर नहीं आते जाते। पता नहीं वो बहुत पुरानी कब्रें हैं, वो खुद भी उस वहाँ के लोग उनके जो पिछले हैं वो ज़िंदा हैं या नहीं है। वो कब्रें इंतहाई कदीम है। तो जैसे ही वो कहते हैं कि फ़जर से पहले का टाइम था, उस गोरकन ने उनको ये स्टोरी बताई कि फ़जर से पहले का टाइम था। तो जो उस गोरकन का वालिद साहब थे, उनकी तबीयत वो कहते हैं कि कुछ ख़राब थी। उनकी मेडिसिन के लिए जैसे ही वो जाने लगे हैं तो उनको कब्रिस्तान वाली साइड पे वो जो जगह थी बहुत घने दरख्त थे और उधर कब्रें बहुत ज़्यादा गिरी हुई हैं। बहुत ज़्यादा भी उनका ख्याल रखो, वो कच्ची कब्रें हैं बिल्कुल। बारिश की वजह से उधर मतलब कब्रों में वो ख़राबी हो जाती है, लेकिन फिर भी उस जगह का हम बहुत ख्याल रखते थे। घने दरख्त होने की वजह से हमें यही होता था कि कहीं कोई सांप वगैरह उधर ना छुप जाए, जिसकी वजह से कोई शख्स इधर से गुजरे तो उसको कहीं काट ना ले। वो कहते हैं कि मैं जब 5 बजे से पहले का टाइम था और मैं उस जगह से गुज़रने लगा, मुझे वहाँ पे हलचल महसूस हुई। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा मैं ज़रा जगह का जायज़ा ले लूँ, कोई मतलब जादूगर जैसे होते हैं या कुछ सांप वगैरह ना हो, कुछ चीज़ है इधर ऐसी, कुछ ऐसा है जो कि मुसलसल हरकत में है। वो कहते हैं कि उनके हाथ में टॉर्च थी और वो टॉर्च को लेकर जैसे ही उस जगह पर गए, वो कहते हैं कि जो मैंने चीज़ देखी वो नहायत खौफनाक थी। एक ऐसा वजूद मैंने उस जगह पर देखा, एक ऐसा इंसान देखा जिसका सर था लेकिन धड़ नहीं था। उसके जिस्म के ऊपर उसका सर मौजूद नहीं था। उस चीज़ को देखकर मेरी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि मुझे यूँ लगा था कि जैसे ये मेरी ज़िंदगी का एक आखिरी लम्हा है। वो उन कब्रों के दरमियान में दरख्तों की घनी छाँव में खड़ा हुआ था। उसके ऊपर जैसे ही टॉर्च पड़ी तो वो पलटा है मेरी तरफ। मैंने उस टॉर्च को वहीं गिराया और मैं अल्लाह अकबर के नारे लगाता हुआ वहाँ से भागना शुरू कर दिया। और मैं भागकर अपने घर के अंदर गया। मैंने अपने घर में जाकर जब सांस लिया, क्योंकि ऐसे मामलात हम लोगों के साथ होते रहते हैं, वो गोरकन कहता है, लेकिन ये जो चीज़ अपनी आंखों से पहली दफ़ा देखी थी, ये एक तस्वुराती कहानी के तौर पर हम लोगों ने ज़रूर सुना था कि कोई सर कटा होता है, कोई ऐसी मखलूक होती है। लोग इन चीज़ों को झूठ समझते हैं, लेकिन हकीकतन ये 20-25 साल पुरानी बात है। वहाँ पे एक ऐसी मखलूक को देखा जिसका सर नहीं था। वो जन्नात की एक ऐसी किस्म है जो कि बहुत सख्त होती है और वो अगर किसी के ऊपर हावी हो जाए तो उसकी उसी टाइम जान ले लेती है। मेरे वाले साहब ने कहा कि तुमने अब बिल्कुल भी इस टाइम पर बाहर नहीं निकलना, मेरी मेडिसिन के लिए तुम सुबह चले जाना। लेकिन वो जो चीज़ तुमने देखी है, तुम ये शुक्र अदा करो कि तुम बच गए हो। अगर वो चीज़ तुम्हें पकड़ लेती या तुम पे हावी हो जाती या उसका साया तुम पे पड़ जाता तो तुम आज हम में ना होते। मेरे वाले साहब ने ये बताया कि ये सरकटी मखलूक, ये जिन की मखलूक पहले भी इधर कई दफ़ा मैं भी अपनी आंखों से देख चुका हूँ और ये इसी जगह पर रहती है, क्योंकि कब्रिस्तान का ये हिस्सा इंतहाई पुराना और पुरसरार है। फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो मेरे जो वाले साहब थे उन्होंने ये बात, वो कहते हैं कि मस्जिद इमाम के साथ डिस्कस की कि इधर ऐसी चीज़ को देखा जा रहा है जो कि रात के टाइम कोई भी शख्स आ सकता है कब्रिस्तान। बेशक कोई चिले की नीयत से आया है, कोई जादू की नीयत से आया है, लेकिन कोई भी इंसान कब्रिस्तान में आ सकता है और ये मखलूक अब बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी है उस जगह पे। इसका हमें क्या हल करना चाहिए? तो वो जो मस्जिद इमाम थे वो बहुत अल्लाह के पहुँचे हुए नेक शख्स थे, काफ़ी बुज़ुर्ग हस्ती थी वो। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को इस जगह को आबाद करना होगा।
क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा पुरानी है, इधर आमदो रफ्त बहुत कम है। और उधर वो कहते हैं कि बहुत बड़ा किक्कर का और एक बरगद का पेड़ था। उसकी जो छाँव थी वो बहुत ज़्यादा घनी थी कि वहाँ पे कुछ चला जाए तो दोबारा नज़र ना आए। इतनी खौफनाक वो जगह थी। फिर उन्होंने कहा है कि उन्होंने जब हमें कहा कि इस जगह को आबाद करना होगा, तो हमने उनसे पूछा इसका क्या तरीका है, लेकिन वो चीज़ तो उधर ही रहती है। वो मस्जिद इमाम बाकायदा उस जगह पर गए और उन्होंने कहा कि पहले इन दरख्तों को यहाँ से ख़त्म करवा दो, इस जगह पर रोशनी जाए, सूरज की रोशनी जाए। सूरज की रोशनी में अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है कि वो जिस जगह पर जाती है वहाँ पर भी शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उस जगह को उन्होंने बताया कि सारा साफ़ करवाया। साफ़ करवाने के बाद उन कब्रों वाली जगह को भी बाकायदा आबाद किया, वहाँ पे लाइट का इंतज़ाम किया। वहाँ पे कई दिन लगातार मौलवी हज़रात आए, उन्होंने कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक पढ़ने के बाद बाबुलंद आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद जाकर कहीं वो जगह ठीक हुई, वहाँ पे सूरज की शुआएं गईं, वो जगह बाकायदा रोशन हुई। रोशन होने के बाद उधर दिन रात के टाइम भी लाइट्स चलती रहती थी। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर उस जगह पर उस मखलूक को नहीं देखा गया, लेकिन उस मखलूक को वहाँ पे देखा जाता था। वो मखलूक उधर अपना वजूद रखती थी। वो एक नहायत जिन्नात की सख्त किस्म है। अगर वो किसी पे अपना साया छोड़ दे तो वो शख्स उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो इतनी सख्त चीज़ है, क्योंकि वो जिसके ऊपर भी हावी होती है वो उसकी गर्दन को तोड़ देती है। ये एक स्टोरी थी जो लाहौर से उन्होंने मेरे साथ शेयर की, लेकिन उन्होंने अपना नेम मेंशन मेरे साथ नहीं किया। तो आपका बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी और ये स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये स्टोरी शेयर की है मेरी रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर सेंड्रीला ने। सेंड्रीला कहती हैं, मैं अपनी खालू की ज़िंदगी का एक सच्चा खौफनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे खालू बहुत अच्छे इंसान थे। वो यंग थे, उनकी एज 35 से 36 साल थी। तो उनको ये शौक़ पड़ गया कि वो जिन्नात का चिला करें, जिन्नात को अपने काबू में करें। तो उनका ये रूटीन बन गई कि वो खाला को घर छोड़कर, बच्चों को घर छोड़कर वो 10 से 12 दिन, महीने के 10 से 12 दिन कब्रिस्तान में गुजारा करते थे। खाला उनको बहुत मना करती थी, सब उनको मना करते थे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आप ऐसे ना किया करें। लेकिन मेरे जो खालू थे वो 10 से 12 दिन उधर गुजारा करते थे। एक दिन मेरे मामू, सेंड्रीला कहती हैं कि जो मेरे मामू थे वो खाला के घर गए और उन्होंने ये कहा कि उनको समझाओ ये जो काम है ये ठीक नहीं है। इस तरह तुम्हारे अभी बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो घर पे नहीं रहते। अगर किसी चीज़ ने उन पे हमला कर दिया, जिन्नात को काबू करना कोई आसान काम नहीं है, तो तुम उनको समझाती क्यों नहीं हो। जिस पे खाला ने मामू से कहा कि वो मेरी बात नहीं मानते। सेंड्रीला कहती हैं, ये हमारी आंखों देखा एक वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे जो मामू थे उनके एक दोस्त थे जोगी, जो कि सांप, जिनके पास सांप वगैरह होते हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा इल्म था और वो बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे। उनके पास भी बाकायदा जिन्नात थे। लेकिन अब वो ये नहीं जानते थे कि जो उनके खालू हैं, यानी कि वो किस हद तक आमिल बन चुके हैं और वो इतने इतने दिन उधर क्यों गुजारते हैं। मेरे जो मामू थे अपने दोस्त उस जोगी को लेकर कब्रिस्तान पहुँच के, अभी मगरिब से पहले का टाइम था। तो मेरे खालू उनको मिले उधर। उन्होंने देखा कि खालू अपने इर्द गिर्द हिसार करके बैठे हुए हैं। उन्होंने उनको बाकायदा कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब ये आपको चीज़ नुकसान देगी, इसका क्या मकसद है जो आप काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा जिन्नात कैद हो चुके हैं और वो अब मेरे कैद में हैं, मैं अपने इस अमल को पूरा करूँगा। जिस पे जो मेरे मामू के दोस्त थे जो कि जोगी थे, उन्होंने कहा कि क्या मजाक करते हो, अगर तुम्हारे पास कोई इल्म है तो वो मेरे इल्म से और मेरे ताकत से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। मेरे पास तुमसे ज़्यादा जिन्नात हैं, अगर तुम मेरे से शर्त लगाओगे तो तुम हार जाओगे। उन्होंने कहा कि तुम मेरे से शर्त लगाओ, अगर मैं हार गया तो मुझे जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। सेंड्रीला कहती हैं कि वो जो जोगी था उन्होंने मेरे मामू के साथ कोई शर्त लगाई, तो वो जो जोगी था वो उस शर्त को अगर हार जाता तो मेरे मामू ने कहा जो बीन तुम्हारे पास है इसको मैं तुम्हारे गले के अंदर उतारूँगा अगर मेरे पास कोई इल्म हुआ तो। वो जोगी हंसने लगा और कहने लगा, भला तुम इस तरह कैसे कर सकते हो। लेकिन जब वो जोगी हार गया तो उसने कहा कि ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है, तुम्हारे पास कितने जिन्नात हैं। अगर तुम इस बीन को मेरे गले में उतारोगे तो मैं मान जाऊँगा कि तुम बहुत ज़्यादा जिन्नात की ताकत रखते हो।
मेरे खालू ने कुछ ऐसा अमल किया जिससे उन्होंने उसको कहा कि तुम अब इस बीन को बचाओ। जैसे ही वो उस बीन को बचाने लगा तो वो सारी बीन उसके गले के अंदर उतरने लगी और उसकी आंखें बाहर आने लगी, जिस पे मेरे मामू ने उनसे कहा कि इसको माफ़ कर दो, ऐसे मत करो। तो मेरे खालू ने उसको वो जो भी शर्त लगाई थी उन्होंने उस शर्त को ख़त्म कर दिया। तो जब जोगी की तबीयत कुछ ठीक हुई तो उन्होंने मेरे खालू से माफ़ी मांगी और ये कहा कि मैं आइंदा आपके साथ बिल्कुल भी इस किस्म की शर्त नहीं लगाऊंगा, मैं ये मान चुका हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। खैर, खालू मामू की बात मानकर घर नहीं आए और उन्होंने अपने चिले को पूरा किया। चिला पूरा करने के बाद मेरे मामू की दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी। कुछ इस तरह के जब वो कहते हैं, सिंड्रेला कहती हैं, जो मैंने आपके साथ अपनी गाड़ी वाली स्टोरी शेयर की थी जिसमें हम जा रहे थे, वो हम अपनी खाला के घर ही जा रहे थे। तो हम लोग जब अपनी खाला के घर गए तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो समर वेकेशंस थी वो खाला के पास गुजारा करते थे। हम लोग अपनी खाला के पास रह रहे थे तो एक दिन खाला ने कहा कि जाओ अपनी खालू के लिए चाय बना कर लाओ, क्योंकि खालू की जो दिमागी हालत थी वो 3 साल के बाद बिगड़ने लगी। उनको बहुत शौक़ था कि मैं कोई आमिल बनूं और आमिल बन के लोगों के काम करूं, इस तरह का। वो आमिल बन भी गए, उन्होंने कई लोगों के काम भी किए। मैंने चाय बनाई और मैंने जाकर खाला को चाय दी। खाला ने कहा कि तो ये चाय तुम अपने खालू को ख़ुद दो। जैसे मैंने खालू को चाय दी तो उन्होंने चाय का भरा हुआ गर्म मग मेरी खाला के बाजू पे दे मारा और मेरी खाला की बाजू जल गई और मेरी खाला बड़ी तेज़ी से उठी और ये समझी कि कहीं ये मुझे जान से ना मार दे। और मेरी खाला मुझे बाहर लेकर गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरी खाला के जो ससुराल वाले थे वो खाला के घर के साथ ही रहते थे। इतने में उनके घर वाले सारे आ गए, यानी कि खालू की बहन भी आ गई, खालू की अम्मी भी आ गई। जो खालू थे वो अपनी बहन के अलावा किसी के हाथ से कोई चीज़ खाते ही नहीं थे, ना अपनी बीवी के हाथ से ना अपने बच्चों के हाथ से। उसके बाद खालू की एज उस टाइम 40 साल हो गई थी। तो एक दिन की बात है कि मेरी खाला किसी काम के लिए घर से बाहर गई हुई थी। हम लोगों के जो खालू थे वो मुझे और उनकी जो बेटी मेरे साथ थी, हम दोनों को जान से मारने लगे थे, यानी कि हमारे पीछे भाग रहे थे पागलों की तरह, किसी वहशी दरिंदे की तरह। हम लोगों ने किचन का दरवाज़ा लॉक कर लिया और खालू हम लोगों के सामने ऊपर छत पे चढ़े और छत पे चढ़ के यूँ प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे किचन का जो छत है उसको तोड़ देंगे। हम लोग ऊंचा ऊंचा शोर मचा रहे थे। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, वो ऊपर गए, उन्होंने खालू को पकड़ा बाकायदा। अभी मेरी खाला घर नहीं आई थी तो जो खालू के घर वाले थे वो हमें अपने घर ले गए और उसके बाद मैंने अपने घर कॉल की कि मुझे जल्दी से आकर ले जाएं, खालू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस तरह मेरे घर वाले मुझे घर ले गए। उसके बाद खालू की अभी एज 40 साल थी, यानी कि 4-5 साल के बाद खालू की यह हालत हुई और खालू की जवानी में ही डेथ हो गई। आज तक वो हमें बहुत ज़्यादा याद आते हैं, हम उनकी बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन उनका ये जो वाक़या था ये सब के लिए एक इबरत का निशान बन गया। उन लोगों के लिए जो ऐसे चिले वगैरह करते हैं और वो जिन्नात को काबू करते हैं, ऐसे लोगों का अंजाम बहुत गलत होता है। सिंड्रेला कहती हैं, वो कहती हैं कि ये मेरा एक आंखों देखा वाक़या था, हमारा पूरा ख़ानदान इस वाक़े की तस्दीक करता है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत शुक्रिया सिंड्रेला ऐसी वीडियोस, ऐसी स्टोरी सेंड करने के लिए जो लोगों के लिए सबक आमोज़ बनती हैं, जिससे समझने वाले लोग बहुत सबक हासिल करते हैं। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी हैं इसके मुतालिक अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें और अगर चैनल की स्टोरीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें। जिन्होंने अभी तक अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ेसबुक आईडी और ईमेल आईडी और उसके बाद ग्रुप का भी लिंक शेयर कर रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जन्नात के किस्से कहानियों के नेम से फ़ेसबुक पे मेरा ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग इन जगहों पे स्टोरीज़ शेयर नहीं कर सकते वो लोग कमेंट बॉक्स में भी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और आज का अच्छा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि हमेशा बड़ों से भी मोहब्बत करें और छोटों से भी मोहब्बत करें। बड़ों का भी अदब करना चाहिए और छोटों का भी अदब करना चाहिए। सबसे मोहब्बत करनी चाहिए, अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए और अपने गरीब रिश्तेदारों की ज़रूर मदद किया करें। इससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। आई होप इस पे आप लोग ज़रूर अमल करते होंगे और आप लोगों की ज़िंदगियों में इस चीज़ों पे अमल करने से बहुत सी खुशहाली आती होगी। और इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम वेर को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका और आपके तमाम घर वालों का अल्लाह हामी और नासिर हो।